नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्लास की बात करें तो ये हमारी क्लास महासंग्राम क्लास होने वाली है। और आप सभी को पता है, जब भी मैं महासंग्राम क्लास की बात करता हूँ तो हमारे पिछले 3 वर्षों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। ये बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और साथ ही साथ उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, उन्हीं के ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, चूंकि आप लोगों के कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे जो लगातार कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 का वीडियो डालिए। ठीक है, तो ये आपकी क्लास अर्जेंट में बनाई जा रही है। हालांकि जो क्लासेस होती हैं वो 1-2 दिन पहले बन ही जाती हैं, बट ये आपकी अर्जेंट में क्लास बना करके आपकी अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 का नाम क्या है। तो प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 का नाम है भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व। क्या है भैया? भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व। ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी पेपर नंबर 3 का नाम है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा करके जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कहीं आपके पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके दिमाग में ये होगा कि सर ने पेपर नंबर 3 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जाके एकदम क्वेश्चन पेपर को चीड़ फाड़ डालेंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र मिलता है, आता है, उसमें लिखे हुए प्रश्नों को आप पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि आपके वहां पर भैया पेपर नंबर 3 का नाम भारतीय पुरातत्व के मूल तत्व होता ही नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जब आपका पेपर ही नहीं मैच करेगा तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको वहां पर कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ ही साथ उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ रहे हैं भैया? पूछ रहे हैं कि पुरातत्व का अर्थ बताइए। पुरातत्व का अर्थ आपको बताना है, तो आप लिखेंगे भैया पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि साइंस की एक ऐसी शाखा या विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे अतीत के गर्भ में बहुत से ऐसे मानव संस्कृतियां हुई हैं जो विलुप्त हो गई हैं, मतलब खत्म हो गई हैं। बहुत सी ऐसी मानव संस्कृतियां हमारे हमसे पहले बहुत सी हुई हैं और वो लगातार क्या होती गई हैं, विलुप्त होती गई हैं। तो जब हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वह संस्कृतियां कैसी थी, वहाँ पर किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, वो लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, ठीक है, क्या करते थे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, पुरातत्व की परिभाषा लिखिए। ठीक है, पुरातत्व की परिभाषा आपको बताना है। पहले तो आपने अर्थ बता दिया, अब आप बताएंगे इसकी परिभाषा। तो लिखेंगे विभिन्न विद्वानों ने पुरातत्व की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का एक मत रहा हो, जितने भी विद्वान हुए हैं सभी लोगों ने कुछ अलग ही अपने तरफ से परिभाषित करने की कोशिश की है, किसको? पुरातत्व को। ठीक है, इन परिभाषाओं में बात करें भैया, क्रॉफोर्ड और डॉक्टर बीबासी का विचार देखें भैया, किसका? बीबासी जी का देखें या फिर हाँ क्राफोर्ड जी का विचार देखें, तो दोनों लोगों ने क्या बताते हुए लिखा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य आदिकालीन और प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत करना है। मतलब बोलते हैं वही अर्थ आपका जो आपने वहां पर ऊपर पढ़ा, ठीक उसी चीज को यहाँ पर उठा के चिपका दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इसी परिभाषा को उठा करके अर्थ में भी उन्होंने रख दिया है। बात दोनों एक ही होगी। तो इस तरीके से नाम याद कर लीजिएगा। नाम क्या भैया? क्राफोर्ड और डॉक्टर बीबासी जी ने ये बताया है कि जो पुरातत्व है वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में है जिसमें हम क्या करते हैं भैया, अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अतीत में बहुत सी ऐसी मानव संस्कृतियां हुई हैं जो विलुप्त हो गई हैं और उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ बताते हुए लिखते हैं कि व्यवहार में इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य, इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है भैया, आदिकालीन एवं प्रागैतिहासिक संस्कृति जो हुई हमारी, उसका जब हम विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। इस तरीके से आप पुरातत्व की परिभाषा बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि पुरातत्व के लिए गार्डन चाइल्ड की परिभाषा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब कि पुरातत्व के बारे में गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है, किस तरीके से पुरातत्व को परिभाषित किया है, यही आपको बताना है। तो आप लिखेंगे सुप्रसिद्ध विद्वान गार्डन चाइल्ड के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि पुरातत्व जो है हमारा सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जाता है। मतलब बोलते हैं जो पुरातत्व है भैया, उसको हम देखें तो जो सुस्पष्ट भौतिक अवशेष, मतलब कि बोल रहे हैं कि अगर हम देखें तो चूंकि कोई भी चीज़ अगर पहले रही होगी तो उसका कुछ ना कुछ ढांचा रहा होगा, चाहे घर का रहा हो, चाहे वहाँ के यूज किए जाने वाले साधनों का रहा हो, कोई ना कोई ढांचा रहा हो। और कुछ चीज़ें तो विलुप्त हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो परिवर्तित नहीं होती, ठीक वैसे ही रखी रहती है। जैसे लोहा हुआ हमारा, ठीक है, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें क्या हुई, जिस आकार में बना करके आप मिट्टी में रख देंगे, ठीक उसी आकार में वो बनी रहेंगी, उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या है, कुछ भौतिक अवशेष हैं, उन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं भैया, मानव के क्रियाकलापों को का अध्ययन करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है भैया, वही हमारा पुरातत्व कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, तो गार्डन चाइल्ड जी बताते हैं। ग्राहम क्लार्क के अनुसार देखें तो ग्राहम क्लार्क ने पुरातत्व को परिभाषित करते हुए लिखा कि पुरातत्व को मानव अतीत के इतिहास की रचना करने के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं कि जो पुरातत्व है, मानव के जो इतिहास है, अतीत है, एक तरीके से कह सकते हैं, उसकी रचना करने के लिए, मतलब उसको जानने के लिए या लिखित उनका विवरण प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूरा अवशेष, मतलब कुछ अवशेष धरती के अंदर अभी भी विद्यमान है, जब हम खुदाई वगैरह करते हैं या वैसे भी हमें प्राप्त होते हैं, तो उनका हम जब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, मतलब एक क्रम से और व्यवस्थित रूप से जब हम उनको अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भैया, पुरातत्व का बोल देते हैं। या किसने किया, या किसने कहा है, तो ये जो है किसने कहा भैया, ग्राहम क्लार्क जी ने जो है इसको कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 3 परिभाषाएं आपको पता चल चुकी हैं पुरातत्व की। पहला किसने बताया है, पहला बताया है आपके चाइल्ड ने, ठीक है, किसने, गार्डन चाइल्ड ने। दूसरा आपके बताए हैं ग्राहम क्लार्क ने। और तीसरे आपके कौन आ जाते हैं भैया, सबसे ऊपर थे, उनका नाम था क्राफोर्ड और डॉक्टर विबासी। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है, रट कर लेनी है। पुरातत्व से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि पुरातत्व का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। मतलब बोल रहे हैं कि जो पुरातत्व है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, या विषय वस्तु कह सकते हैं, पाठ्यक्रम कह सकते हैं, या एक तरीके से सिलेबस भी आप बोल सकते हैं, जो कुछ भी आप बोलना चाहें उसी को हमें यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन अवशेषों का उत्खनन आ जाता है भैया, उनका संग्रहण मतलब उनको इकट्ठा करना, सुरक्षा एवं उनका प्रकाशन मतलब उनकी सुरक्षा भी, और साथ ही साथ उनको हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये भी आ जाता है। सभ्यता और संस्कृति आदि की समस्त बातें जो है, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं भैया, पुरातत्व के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे पुरातत्व के क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो आप आराम से इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, 1 मिनट। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुरातत्व के लिए अंग्रेजी शब्द की निष्पत्ति बताइए। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातत्व के लिए आर्कोलॉजी शब्द का उपयोग किया जाता है, इसकी निष्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसी के बारे में आपको बताना है। तो भैया आप लिखेंगे पुरातत्व के लिए अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी शब्द का जो है क्या किया जाता है भैया, प्रयोग किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो है ये क्या है भैया, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों आर्कियोस तथा लोगस, ठीक है, किससे भैया, आर्कियोस तथा लोगस शब्द से मिलकर के बना है। आर्कियोस का तात्पर्य है पुरातन या फिर आप कह सकते हैं प्राचीन, वहीं पर लोगस का अर्थ होता है ज्ञान या फिर वार्ता। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है इसका अर्थ क्या होता है, जब हम प्राचीन या पुरातन वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं या उनके ऊपर वार्ता करते हैं, तो वही हमारा आर्कियोलॉजी कहलाता है। इस तरीके से आप आर्कियोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर अपने तरफ से आप बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ाकर इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लिखना आता है, आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ड पावर आपकी मजबूत है। वर्ड पावर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो शब्द शक्ति, कि आपको कौन से जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, क्या लिखते समय कहाँ पे कौन से वर्ड को यूज़ करना है, अगर ये आपका मजबूत है तो आप चीज़ों को बना करके भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है,
हालांकि आप सभी को पता है कि जितने भी कॉपीज़ होती हैं, चाहे हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, बीए बीएससी बीकॉम की हो, एमए एमएससी एमकॉम की हो, या फिर भी किसी की हो, तो वहाँ पर कॉपियाँ उतने अच्छे से चेक नहीं होती हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको केवल ऑब्जेक्टिव पे ही मिलता है, सब्जेक्टिव पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्नों के आंसर को लिख करके आइए, एक भी प्रश्न छोड़िए मत, और अच्छा लिख करके आइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि पुरातत्व का उद्देश्य बताइए। मतलब जो पुरातत्व है इसके क्या टारगेट होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं, यही आपको बताना है। तो आप लिखेंगे पुरातत्व जो है, विद्वानों ने पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, अवस्थाओं एवं कालक्रम निश्चित करना बताया है। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातत्व है इसको विद्वानों ने जो है इसके कुछ उद्देश्य बताए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, पता होता है कि कौन सी संस्कृति किससे संबंधित थी, अवस्थाओं के बारे में पता चलता है, और अवस्थाओं का कालक्रम क्या रहा है इसको निश्चित करने में जो है हमें किसके द्वारा पता चलता है, पुरातत्व के द्वारा पता चलता है। आप कह सकते हैं पुरातत्व का ही यह उद्देश्य होता है कि वे कालक्रम, अवस्थाओं का कालक्रम जो है निश्चित करें, या फिर आप कह सकते हैं वह संस्कृति, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताएं। यही जो है पुरातत्व का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि पुरातत्व एवं इतिहास का संबंध बताइए। किस प्रकार से पुरातत्व और इतिहास एक दूसरे से संबंधित हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे पुरातत्व का इतिहास, दोनों ही विषय मानव के अतीत काल के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब बोल रहे हैं चाहे आप पुरातत्व की बात करें और चाहे आप इतिहास की बात करें, दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मानव के अतीत काल के बारे में क्या करते हैं भैया, अध्ययन करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो इसके अंतर्गत मानव के अतीत के विषय में आदिकाल से लेकर के कुछ पीढ़ियां पहले तक के कालों के बारे में क्या करते भैया, जानने वाले सभी प्रकार के अध्ययन एवं अनुसंधान आ जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि अगर इतिहास का आप व्यापक अर्थ के रूप में जो है प्रयोग करना चाहें तो इसमें आप बोल सकते हैं कि मानव जब से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सामने आया, प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के सामने आया, ठीक है, तब से लेकर के अतीत, मतलब कि जो कुछ भी मानव का अतीत रहा है वहां से शुरू करते हैं, और हमारी कुछ पीढ़ियां पहले, मतलब हो सकता है एक दो पीढ़ी पहले तक की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो सभी कुछ क्या आती हैं, इतिहास के अंतर्गत आ जाती हैं। इतिहास का आधार क्या है, वास्तविक घटनाएं हैं। इतिहास का आधार क्या है भैया, वास्तविक घटनाओं के बारे में जानना ही, हमारे अतीत में कौन कौन सी वास्तविक घटनाएं हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उनको जानना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। वास्तविक घटनाओं के साक्ष्यों की व्याख्या इतिहास कहलाता है। मतलब बोल रहे हैं जब हम वास्तविक घटनाओं के साक्ष्य की व्याख्या करते हैं भैया तो वही हमारा इतिहास कहलाता है। पुरातत्व में अज्ञात नाम, ठीक है, अज्ञात नाम व्यक्तियों एवं समाजों के का मुख्यतः प्रतिपादन मिलता है। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातत्व है उसमें देखें तो हमें अज्ञात नाम, मतलब ये नहीं पता चलता है ये किसके बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ अज्ञात नाम व्यक्तियों के साथ साथ बोल रहे हैं समाजों का मुख्यतः प्रतिपादन, अज्ञात समाज के बारे में, अज्ञात मानवों के बारे में, हालांकि उनसे हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, ना ही उनसे हम परिचित होते हैं, बट उनके बारे में जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो हमारा पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो इतिहास और पुरातत्व में केवल इतना ही अंतर है। अगर अंतर भी पूछ ले रहा तो आप अंतर इतना ही बताइएगा कि जिनके बारे में जानते हैं, वास्तविक घटनाओं के बारे में, इनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, साक्ष्य के साथ में, तो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और जब हम अज्ञात व्यक्तियों के बारे में, अज्ञात समाज के बारे में जब हम चर्चा करने लगते हैं अज्ञात संस्कृति के बारे में जब हम चर्चा करने लगते हैं तो हमारा क्या कहलाता है भैया, पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न का जवाब भी दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्तर अध्ययन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया स्तर अध्ययन का तात्पर्य स्तरों के पृथक पहचान एवं उनके पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने से है। मतलब बोल रहे हैं जो स्तर अध्ययन है इसका अगर आप तात्पर्य निकाला चाहें तो इस तरीके से बता सकते हैं कि स्तरों की पृथक पहचान करते हैं, मतलब स्तरों का अलग हम पहचान करते हैं, एवं उनके पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने से है। मतलब बोले जो उनके बीच में पारस्परिक संबंध है उनको हम निर्धारित भी करते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे बताते हुए लिखते हैं भैया कि यह कार्य संपन्न करके ही उत्खननकर्ता क्या करता है भैया, पूरा स्थल की संस्कृति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भली भांति समझकर उसका सुस्पष्ट निर्वचन प्रस्तुत कर
सकने में समर्थ होगा। मतलब बोल रहे हैं कि यह कार्य संपन्न करते ही क्या करता है भैया, जो उत्खननकर्ता होता है, मतलब जो खुदाई करवा रहा है, उत्खननकर्ता उसी को बोलते हैं, जो खुदाई करवा रहा है वो पूरा स्थल, मतलब जिस स्थल की खुदाई हो रही है वहाँ की संस्कृति और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको भली भांति वो समझने का प्रयास करता है और उनका क्या बोलता है, सुस्पष्ट निर्वचन प्रस्तुत करता है। मतलब उसकी एक सुस्पष्ट व्याख्या एक तरीके से बोल सकते हैं, या लिखित में जो कुछ भी दिया जाए उसको वो बताने का प्रयास करता है कि एग्जैक्ट में यहाँ पे हुआ क्या था या क्या चीजें रही होंगी, उनके बारे में हमें क्या करता है भैया, बता पाता है। तो यही हमारा स्तर अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे स्तर अध्ययन पूछ ले तो आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया कि उत्खनन के प्रकार बताइए कि कितने प्रकार के उत्खनन होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सर मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, क्या सर मार्टिमर व्हीलर के उत्खनन के मूलतः 3 प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। पहला आता है परीक्षण परिखात, ठीक है, क्या होता है परीक्षण परिखात। दूसरा आता है क्षेत्रीय उत्खनन और तीसरा आता है आपकी मौलिक खाइयाँ, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के उत्खनन बताए गए हैं जो किसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं, मार्टिमन व्हीलर मार्टिमर व्हीलर जी के द्वारा बताया गया है, ठीक है। ये 3 प्रकार तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा नाम और आराम से इनको बता दीजिएगा तीनों प्रकार के उत्खनन को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि परीक्षण खात क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे परीक्षण परिखात का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही क्या होता है भैया, प्रघोषित होता है, मतलब कि पता चलता है कि पूरा स्थल का परीक्षण करके हाँ, पूरा स्थल का परीक्षण के तौर पर उत्खनन करके यह पता लगाना होता है कि यहाँ पूरा अवशेष है अथवा नहीं। मतलब कि बोल रहे हैं कि इसके नाम से ही हमें पता हो जाता है कि पूरा स्थल का हम पहले परीक्षण करते हैं, उसी के तौर पर हम क्या बोलते हैं भैया कि उत्खनन करके हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर पूरा अवशेष है या फिर नहीं है। इसके अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विधि से उपयुक्त भूमि तक उत्खनन कार्य किया जाता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करके लगाए गए परिखात बहुधा अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल भी सिद्ध होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऊर्ध्वाधर विधि होती है उसी का प्रयोग करके भूमि का उत्खनन करते हैं, ठीक है, भूमि की खुदाई करते हैं और बुद्धिमत्ता पूर्वक मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए वे बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करके लगाए गए परीक्षण की परिखात बहुधा क्या हो जाते हैं भैया, मतलब बोल रहे हैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो विचार करके जो भी परीक्षण वहाँ पर करते हैं तो लगभग उसमें से क्या हो जाते हैं भैया, सफल हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अवशेष उनको प्राप्त हो ही जाते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं भैया परीक्षण खात बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि अस्तर लेखन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। अभी आपने अस्तर उत्खनन के बारे में पढ़ा, अब अस्तर लेखन के बारे में। तो आप लिखेंगे अस्तर लेखन भी स्तरीकरण, ठीक है, प्रक्रिया का ही एक अभिन्न एवं परमा आवश्यक अंग है। मतलब बोल रहे हैं कि जब आपने स्तरीकरण पढ़ा तो उसकी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग का मतलब ऐसा हुआ कि जो अंग अलग नहीं किया जा सकता है, और साथ ही परमा आवश्यक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्या है भैया, एक प्रक्रिया है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अस्तर लेखन जो है लिखेंगे यह कार्य उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितना अस्तर अध्ययन। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो आपका अस्तर लेखन का कार्य है ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना कि हमारे लिए अस्तर अध्ययन होता है। अस्तर लेखन का तात्पर्य अस्तर विन्यास के चित्रांकन एवं उसका लेखा जोखा तैयार करने से है। मतलब बोल रहे हैं कि जो अस्तर लेखन है इसका तात्पर्य हम किससे लेते हैं, जो हमारा अस्तर विन्यास है, मतलब जो कुछ भी वहाँ पर चीज़ें हमें पता चली हैं उनका हम क्या करते हैं भैया, चित्रांकन मतलब कि फोटो खींचते हैं और साथ ही साथ उनका लेखा जोखा जो तैयार करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अस्तर लेखन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपका ये भी प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं भैया। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है भैया कि क्षेत्रीय उत्खनन किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि यदि किसी पुरा स्थल पर संस्कृति एवं सभ्यता के पुरावशेषों के उपलब्ध होने का स्पष्ट पूर्वाभास होता है भैया हो तो वहाँ क्षेत्रीय उत्खनन कराना उपयुक्त रहता है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई ऐसा स्थल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर हमें पूरा स्थल या संस्कृति या फिर सभ्यता की क्या भैया कुछ पूरा अवशेष हमें मिल जाएंगे। कुछ ऐसा कोई ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें क्या होगा भैया, संस्कृति और सभ्यता के कुछ पुराने तत्व मिल रहे हैं एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर भैया किसी न किसी तरीके से, या पूर्वाभास मतलब कि पहले से आभास हो जाता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसी को हम बोल देते हैं क्षेत्रीय उत्खनन कर देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं। सर
मार्टिमर व्हीलर ने जो है के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि क्षेत्रीय उत्खनन के अंतर्गत उत्खनन के पूर्णतः समाप्त होने तक पूर्ण ऊर्ध्वकाट, ठीक है क्या भैया, ऊर्ध्वकाट के अधिकतम बिंदुओं को संदर्भ हेतु रखा जा सकता है, ठीक है, तथा प्रारंभिक आधार रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, डेटम रेखा बोलते हैं, को क्षतिग्रस्त किए बिना किसी भी दिशा में विस्तार किया जाता है। मतलब ये आपके कौन बताते हैं, सर मार्टिमर व्हीलर जी बताते हैं कि जो क्षेत्रीय उत्खनन उत्खनन होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं भैया, उत्खनन के पूर्णतया समाप्त होने तक, जब तक उत्खनन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम पूर्ण ऊर्ध्वकाट के अधिकतम बिंदुओं के संदर्भ में हेतु रखा जाता है। मतलब ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि हमें कई जगह पर जो है क्या किया जाए, उत्खनन करना पड़े या खुदाई करवानी पड़े, उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वकाट। ऊर्ध्वकाट मतलब कि जहाँ पर जिस बिंदु पर खुदाई की जाएगी वहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तथा प्रारंभिक आधार रेखा, मतलब जहाँ से रेखा स्टार्ट हुई है, जिसको हम डेटम रेखा बोलते हैं, को क्षतिग्रस्त किए बिना, मतलब उसको खराब किए बिना हम क्या करते हैं, किसी भी दिशा में इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वही हमारा क्षेत्रीय उत्खनन कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो सर मार्टिमर व्हीलर महोदय के अकॉर्डिंग जो है क्षेत्रीय उत्खनन के बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि उत्खनन की विधियाँ क्या हैं, आपको यहाँ पर बताना है भैया। तो आप लिखेंगे पुरा अवशेषों, ठीक है, पुरा अवशेषों एवं पुरानिधियों, ठीक है, पुरानिधियों तथा उसके समग्र परिप्रेक्ष्य में खोज निकालने के साधनों में उत्खनन का विशिष्ट स्थान है। मतलब बोल रहे हैं जो पुरावशेष हैं या जो पुरानिधियां हैं, उसके समग्र परिप्रेक्ष्य में, अगर उसके सभी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वहां पर खोज निकालने के साधन जो होते हैं भैया, उनमें उत्खनन की विशिष्ट स्थान होता है। वास्तव में आजकल उत्खनन कुछ खास पुरातात्विक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं अगर रियलिटी देखें तो ये है भैया कि जो आजकल का उत्खनन होता है वो हम किस लिए करते हैं, कुछ खास पुरातात्विक समस्याएं हैं भैया, उन्हीं के समाधान के लिए, उनके हल के लिए, उनका प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भैया क्या करते हैं भैया, उत्खनन करवाते हैं। किसी भी स्थल के उत्खनन की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान हो सके। मतलब बोल रहे हैं किसी भी स्थल का अगर आप उत्खनन करना चाहते हैं तो उसकी कुछ रूपरेखा इस प्रकार से बनाएं कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके मन में उठ रहे हैं उन सभी का क्या हो भैया, समाधान हो सके, उनका सॉल्यूशन मिल सके। किसी स्थल के उत्खनन का औचित्य मात्र इसलिए नहीं है कि उसके उत्खनन से कुछ ना कुछ पुरा अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। मतलब बोल रहे हैं किसी भी स्थल को आप इस नज़रिए से बिल्कुल भी मत खुदाई करवाए उस स्थल की जहां पर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर हम यहाँ पर खुदाई करवा दें तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब हो, मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से ही आप क्या करेंगे, खुदाई करवाएंगे। प्रारंभ में जितने भी उत्खनन होते थे उन्हें विधि विहीन श्रेणी में रखा गया है। मतलब बोले जब स्टार्टिंग में उत्खनन हुए थे, स्टार्टिंग में जो भी खुदाई करवाई गई थी वो क्या थी भैया, विधि विहीन थी। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं किया गया था, विधि विहीन श्रेणी में रखा गया, उसमें किसी भी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल उत्खनन की प्रमुख रूप से भैया दो विधियां महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी विधि महत्वपूर्ण है भैया, तो एक आपका आता है भैया कौन सा, एक आता है लंबवत उत्खनन जिसे हम वर्टिकली बोलते हैं भैया, और दूसरा आपका आता है क्षैतिज उत्खनन जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो विधियों के बारे में आप आजकल जो ट्रेंडिंग में है इनके बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हस्तिनापुर कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो भैया आप लिखेंगे हस्तिनापुर नगर कुरु राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। क्या थी, जो कुरु राजवंश के राजा थे, मतलब कि जिसमें दुर्योधन वगैरह का जन्म हुआ था, धृतराष्ट्र वहाँ के उस समय के क्या थे भैया, राजा थे। तो उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, हस्तिनापुर हुआ करती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु महाजनपद की नगर राजस्थानी थी, राजधानी थी, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम छठी ईसा पूर्व देखें तो जो कुरु महाजनपद था उस नगर की राजधानी क्या हुआ करती थी भैया, उस महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। वह स्थान वर्तमान में मेरठ जिले के मावाना तहसील में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये स्थान है ये आपको मेरठ जिले में जब आप जाएंगे, मावाना तहसील है, वहाँ पर गंगा नदी के किनारे स्थान आपको ये देखने को मिलेगा। यह ऊपरी गंगा घाटी के उत्खनित स्थलों के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो आपकी उत्तरी गंगा घाटी की ओर जाएंगे, ऊपरी गंगा घाटी
की जो है वहाँ पर जब उत्खनन हुए, उत्खनन के जो स्थल हैं उसमें विशेष रूप से ये बताया जाता है। इस स्थल पर डॉक्टर भैया ब्रजवासी लाल ने 1950 से 1952 ईस्वी में 1950 से 1952 ईस्वी में क्या किया था भैया, उत्खनन कार्य संपादित किया तथा यहाँ से 5 प्रमुख काल के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब बोल रहे हैं कौन थे भैया, तो जिनका नाम था डॉक्टर ब्रजवासी लाल जी ने 1950 से 1952 के जो पीरियड था उस पीरियड में उन्होंने क्या किया था, उत्खनन कार्य वहाँ पर संपादित किया था। और वहाँ पर प्रमुख 5 काल के, एक काल के नहीं 5 काल के, मतलब 5 समय के क्या हुए थे, अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए थे। इस तरीके से आप जो है हस्तिनापुर के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि उत्खनन किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि पुरातत्व के संबंध में पुरातत्व से संबद्ध कार्यों और प्रविधियों के उत्खनन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातत्व से संबंधित कार्य होते हैं, जो विधियां होती हैं, उसमें जो आपका उत्खनन है ये क्या है भैया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुरातत्व के क्षेत्र में उत्खनन की वही भूमिका है जो मनुष्य के शरीर में प्राण की है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ कहें कि जैसे मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से प्राण विद्यमान होता है, जितना इम्पोर्टेंट मनुष्य के शरीर में प्राण का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस उत्खनन की किसमें होती है भैया, उत्खनन की पुरातत्व में आप एक तरीके से कह सकते हैं स्थान है या विद्यमान होने पे होता है। ये हमारे लिए अतिशयोक्ति का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं उत्खनन पुरातात्विक साक्ष्यों के अन्वेषण और उन्हें प्राप्त करने की प्रमुखतम विधि है। मतलब बोल रहे हैं जो उत्खनन होता है आपका, ये हमारे जब पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज की जाती है, उनके अन्वेषण किए जाते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे मेन विधि जो है हमारी क्या है भैया, उत्खनन है। उत्खनन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना पुरातत्व। मतलब बोल रहे हैं अगर हम उत्खनन की बात करें तो हमें इतना ही पुराना इसका इतिहास देखने को मिलेगा जितना कि हम पुरातत्व के बारे में जानते हैं या पुरातत्व का इतिहास है। ठीक है, उतना ही पुराना उत्खनन भी है। तो इस तरीके से आप उत्खनन के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं भैया कि रेखांकन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि स्तर लेखन संबंधित उपयुक्त कार्यों के बाद उत्खननकर्ता को अपनी विवरण पत्रावली में इनका पूर्ण विवेचन करना होता है। मतलब बोल रहे हैं कि जब हम स्तर लेखन से संबंधित कोई भी, उससे संबंधित कोई भी कार्य है, जब उसको हम करते हैं या उत्खननकर्ता करता है, तो उनके विवरण को अपनी एक पत्रावली में क्या करता है भैया, पूरा का पूरा उनका विवेचन भी करता है, उनको बताता है। इसके साथ साथ उसे ग्राफ पेपर उत्खनित सेक्शन का रेखांकन भी कहा जाता है। मतलब बोले इसके साथ साथ क्या होता है, ग्राफ पेपर पर उत्खनित जो सेक्शन है उनको बनाया जाता है और वही हमारा क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लंबवत माप किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है भैया। तो आप लिखेंगे कि लंबवत माप के अंतर्गत शून्य और शून्य डैशी खूंटियों, ठीक है, क्या शून्य और शून्य डैश खूंटियों को मिलाने वाली खाई को हम क्या बोलते हैं भैया, खाई की सीमा रेखा से अवशेष के प्रति स्थान की लंबवत दूरी मापी जाती है। मतलब बोले जो लंबवत माप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, शून्य एवं शून्य डैश खूंटियाँ, ठीक है, शून्य और शून्य डैश खूंटियों को मिलाने वाली खाई की सीमा रेखा जो है उससे जो अवशेष का प्रतिस्थान पर लंबवत दूरी जो होती है भैया, वही हमारी क्या कहलाती है, लंबवत माप कहलाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि विवरण पत्रावली में दूरी का अंकन करते समय प्राप्त स्थान की पूर्ववर्ती निकटतम खूंटी का नाम अंकित करके, ठीक है, जो एक मिनट, इसको थोड़ा फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि विवरण पत्रावली में दूरी का अंकन करते समय प्राप्ति स्थान, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब हम विवरण पत्रावली में दूरी को बताते हैं तो उसमें जो हमें प्राप्त स्थान होता है उसकी पूर्ववर्ती, मतलब उससे पहले जो निकटतम खूंटी होती है उसका नाम अंकित करके, उसका नाम बताते हुए उससे प्राप्त स्थानों की लंबवत दूरी लिखी
लिख दी जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई भी आप दूरी बता रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पत्रावली में, विवरण पत्रावली में आप दूरी अंकित कर रहे हैं। अब एक दूरी से पहले की, जस्ट पहले की, एग्जैक्ट पहले की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है, जब उनको हम नापते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, लंबवत दूरी कहलाती है। वह किस तरीके से लिखी जाती है भैया, यदि कोई अवशेष शून्य और शून्य डैश से होकर जाने वाली सीमा रेखा से 11 फुट 7 इंच की दूरी पर प्राप्त होता है तो उसी पूर्ववर्ती निकटतम खूंटी को हम क्या बोल देते हैं भैया, तीसरी होगी, वो तीसरी खूंटी होगी। और उस बोल रहे हैं खूंटी तीसरी के अवशेषों की लंबवत दूरी 2 फुट 7 इंच होगी। अतः पत्रावली में इसे हम क्या लिखेंगे, 32-7, ठीक है, के रूप में हम क्या करेंगे, इसको अंकित करेंगे। ठीक ऐसे ही बताएंगे, आप इसको यहां पर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हस्तिनापुर से कितनी संस्कृतियों का जमाव प्राप्त हुए भैया। तो यहाँ पर आपने शुरू में ही पढ़ लिया था, कितने हुए थे, 5 संस्कृतियां प्राप्त हुई थी। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे कि उत्खनन के फलस्वरूप जो साक्ष्य प्रकाश में आए उन्हें गंगा घाटी के पुरातत्व के संबंध में हमारा ज्ञानवर्धन किया। मतलब बोल रहे हैं जो हमारा पुरातत्व के संबंध था उसमें हमारा क्या किया, ज्ञानवर्धन किया, मतलब हमारा ज्ञान बढ़ाया। डॉक्टर बीबी लाल को हस्तिनापुर में 5 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे, 5 संस्कृतियां मिली थी, उन्हीं के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए थे। कहाँ पर प्राप्त हुए थे भैया, हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, गैरिक पात्र परंपरा के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गैरिक पात्र परंपरा क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्राचीनतम संस्कृति, ठीक है, प्राचीनतम संस्कृति की सूचना देने वाले कतिपय पात्र खंड उपलब्ध हुए हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो प्राचीनतम संस्कृति है उसकी सूचना देने वाले कुछ ऐसे हमें पात्र खंड मिलते हैं भैया। उत्खाता ने इन्हें क्या गैरिक मृद भांड, क्या भैया, गैरिक मृद भांड परंपरा के नाम से अभिहित किया। मतलब बोल रहे हैं जो उत्खननकर्ता होते हैं इन्होंने किसको किस नाम से बताया है, तो इन्होंने इसे गैरिक मृद भांड के नाम से जो है क्या किया था भैया, संबोधित किया था या इसका नाम रखा था। इस प्रकार के पात्र छोटे छोटे टुकड़ों में उपलब्ध हुए हैं। मतलब बोल रहे हैं इस प्रकार के जो पात्र होते हैं वो कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें मिलते हैं। पात्र प्रकार कम है, मतलब बोल रहे हैं पात्र प्रकार क्या है भैया, बहुत कम है। चित्रण अभिप्रायों के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब बोल रहे हैं जो चित्रण अभिप्राय हैं यहाँ पर उनके साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात से ही संकेत मिलते हैं कि इन पात्रों के ऊपर गेरुए रंग के लेपन किया गया था। मतलब बोल रहे हैं इससे हमें यह संकेत मिलता है कि जो ये पात्र थे, पात्र मतलब आप बर्तन समझ रहे हो ना बात को, तो जो बर्तन मिले थे उसमें क्या हुए थे भैया, गेरुआ रंग से जो है क्या किया गया था, उसे रंगा गया था, पेंट किया गया था। गैरिक पात्र खंडों के किनारे घिसे हुए हैं। मतलब बोल रहे हैं जो गैरिक पात्र खंड थे उनके जो किनारे थे वो घिसे हुए थे, जिससे यह इंगित होता है कि इनके ऊपर पानी के बहाव की प्रक्रिया का असर हुआ होगा। मतलब बोल रहे हैं इससे हमें ये पता चल जाता है कि इनके ऊपर जो पानी का बहाव होता है उसी का असर देखने को मिलता है, जिस वजह से ये पात्र जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, बाहरी ओर घिसे हुए या इनके किनारे घिसे हुए देखने को मिलते हैं। इसी तरह के मकान या उपकरण की सूचना नहीं मिलती है। मतलब बोल रहे हैं किसी तरह की आपको यहाँ पर ना तो मकान और ना ही उपकरण, दोनों प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर नहीं मिलती हैं। इसी को गैरिक पात्र परंपरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैरिक पात्र परंपरा के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, पुरातत्व एवं भौतिक विज्ञान का संबंध आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बोल रहे हैं कि जो पुरातत्व है और साथ ही साथ जो हमारा फिजिक्स है या भौतिक विज्ञान है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है हमें बताना है। तो आप लिखेंगे पुरातात्विक संस्कृतियों की तिथि निर्धारण के लिए भौतिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कब बनी हुई होंगी, कब की, किस पीरियड की रही होंगी, किस समय की रही होंगी, तो अगर आप उसकी तिथि जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है। निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों में इसका विशेष योगदान होता है। मतलब बोल रहे हैं जो निरपेक्ष तिथि निर्धारण होती है इस विधियों में क्या होता है भैया, इसका मतलब कि भौतिक विज्ञान का क्या होता है, विशेष योगदान होता है, जिसके सहारे हमारा ज्ञान विशेष रूप से पुष्ट हुआ है। मतलब बोले जिसके सहारे क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है ये विशेष रूप से क्या होता है, पुष्ट होता है। C14 मतलब जिसे C14 भी बोलते हैं, रेडियो कार्बन विधि
या फिर आप कह सकते हैं भैया पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा पुरातात्विक वस्तुओं के तिथि निर्धारण में क्रांतिकारी विकास हुआ है। मतलब बोल रहे हैं जो C14 है या फिर C14 रेडियो कार्बन विधि होती है, या आप इसे इसके बाद एक और है आपका पोटेशियम आर्गन विधि जो है, इसके द्वारा हमें क्या हुआ है, जो हमारे पुरातात्विक वस्तुएं हुई हैं उसके तिथि निर्धारण मतलब कि कब की थी, किस पीरियड की थी, उसमें हमें एक क्रांतिकारी विकास देखने को मिला। लगातार चीजें हमें पता चलने लगी। C14 द्वारा हम क्या करते थे भैया, द्वारा सामान्य तथा 30 से 40 वर्ष, 1000 वर्षों तक की तिथि और प्रयोगशाला की सहायता से 70 से 80 हजार वर्षों तक की तिथियां निकाली जा सकती हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारी ये C14 कार्बन हाँ रेडियो कार्बन वाली जो विधि है, C14 रेडियो कार्बन वाली जो विधि है, इसके द्वारा हम क्या करते थे भैया, सामान्यतया 30 से 40 हजार वर्ष तक की तिथि का हम क्या करते थे, प्रयोग बता देते थे। और साथ ही साथ प्रयोगशाला की सहायता से जब हम इसको प्रयोगशाला में ले जाते थे तो उसकी सहायता से 70 से 80 हजार वर्षों तक की तिथियां का क्या की जा सकती थी भैया, निकाली जा सकती थी। इसी के सहारे वृक्ष वलय विधि से भी तिथि निर्धारण किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं इसी के सहारे हम क्या करते हैं, जो वृक्ष वलय विधि होती है, वृक्ष वलय विधि मतलब आप जानते हैं ना कि वृक्ष का क्या किया जाता है, डेट निकाला जाता है कि ये कितना पुराना है। और वो कैसे पता चलता है, जब वृक्ष को काटा जाता है उसकी जड़ों से तो उसमें कई प्रकार के लेयर आपको देखने को मिलते हैं, कई कई रंग के देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं लेयर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये कितने पुराने जो है वृक्ष हैं। तो वही बोल रहे हैं, इस प्रकार इसका भौतिक विज्ञान से विशेष संबंध है। और इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो पुरातत्व है इसका संबंध जो है भौतिक विज्ञान से आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, नियंत्रण गर्त क्या है, आपको यहां पर बताना है भैया। तो आप लिखेंगे समकोण उत्खनन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण गर्त का अपना महत्व है। मतलब बोल रहे हैं समकोण जो उत्खनन प्रणाली होती है इसके अंतर्गत जो आपका नियंत्रण गर्त आता है इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही होती है। उत्खनन क्षेत्र के दाएं अथवा बाएं, ठीक है, पार्श्व में एक वर्गाकार गड्ढा, उसकी भुजा लगभग क्या होती है, 2.5 फुट होती है, नियंत्रण गर्त के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जहां पर भी आप उत्खनन कर रहे हैं, उत्खनन जो क्षेत्र है उसके दाएं और बाएं, मान लीजिए ये स्थान आपका जो है क्या है, उत्खनन करता है, तो इसके आप दाएं और बाएं दोनों तरफ आप ये क्या करेंगे, वर्गा आकार मतलब जान रहे हो ना, स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 गड्ढे बनाते हैं जो कि जिनकी भुजा क्या होती है, लगभग इनकी भुजाएं क्या होती हैं, 2.5 फीट की होती हैं। ठीक है, किसकी होती है, 2.5 फुट की होती हैं। ठीक है, 2.5 फुट की होती हैं इसकी भी और इसकी ही। तो ये जो 2 गड्ढे बनाए जाते हैं इन्हीं को हम नियंत्रण गर्त के नाम से जो है संबोधित करते हैं। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षैतिज उत्खनन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे जब किसी स्थल या संस्कृति का अनुक्रम ज्ञात हो जाता है तो तकनीकी आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक दशा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उस संस्कृति को जीवंत बनाया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि क्षैतिज उत्खनन क्या है भैया, जब किसी स्थल या संस्कृति का अनुक्रम ज्ञात होता है, मतलब कि उनके क्रम के बारे में पता चलता है कि पहले यहाँ की थी, फिर ये संस्कृति ऐसे डेवलप हुई, तो बोलते हैं तकनीक और आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक दशा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले उनकी क्या करते हैं, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इन सभी दशा जितनी भी दशाएं हैं इनकी क्या करते हैं, विस्तृत जानकारी, मतलब कि बड़ा विवरण इकट्ठा करते हैं, करके उस संस्कृति को जीवंत बनाया जाता है। मतलब उस संस्कृति को क्या करते हैं, जीवंत बनाते हैं। व्हीलर महोदय के अनुसार बताएं तो उन्होंने जो है क्षैतिज उत्खनन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी संस्कृति का सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए जब किसी पुरा स्थल के काल विशेष के संबंध में अथवा अधिकांश भैया निपेक्ष का उत्खनन किया जाता है तो उसे क्षैतिज उत्खनन कहा जाता है। ये आपके कौन बताते हैं, व्हीलर महोदय जी बताते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी संस्कृति है, अगर आप उसका सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से उसका परिचय चाहते हैं प्राप्त करने के लिए, जब आप किसी पूरा स्थल के काल विशेष के संबंध में अथवा अधिकांश निरपेक्ष का उत्खनन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज उत्खनन कहलाता है। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे इसे काल मापन तिथि या फिर विधि भी कहते हैं, मतलब बोल रहे हैं काल मापन तिथि विधि के नाम से भी संबोधित करते हैं। किसको? निरपेक्ष तिथि निर्धारण को। जब तिथियां किसी निश्चित पंचांग, उदाहरण बोल रहे हैं कि जब कोई तिथि ऐसी हो जो निश्चित पंचांग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, खिस्तीय पंचांग के दिनों, ठीक है, महीनों, वर्षों में क्या होती है भैया, निर्धारित की जाती हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं भैया, निरपेक्ष तिथि विधि की संज्ञा से पुकारा जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जब तिथियां, या फिर आप कह सकते हैं निश्चित पंचांग, तिथियां किसी निश्चित पंचांग में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह दें कि भैया या खिस्तीय पंचांग के दिनों या महीनों या वर्षों से क्या करती हैं, मैच करती हैं, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष तिथि निर्धारण के नाम से संबोधित कर देते हैं। यह विधि प्रायः उन प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं जो मापने योग्य एक नियत दर से घटित होती हैं। मतलब बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिस पर क्या होता है, जो मापने योग्य, मतलब कि जिनको हम माप कर सकते हैं, एक नियत दर से क्या होती हैं, घटित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निरपेक्ष तिथि निर्धारण की विधि के बारे में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व में HD संकालिया, ठीक है, क्या भैया भारतीय पुरातत्व में HD संकालिया का क्या योगदान है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल, ठीक है, प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल संकालिया का पुरातात्विक क्षेत्रों में अत्यंत या फिर अत्यधिक योगदान है। मतलब बोल रहे हैं कि आपके एक प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम है हंसमुख धीरज लाल संकालिया। अगर हम पुरातात्विक क्षेत्र की कभी भी बात करेंगे तो उसमें इनकी जो है, इनका जो योगदान रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, या फिर कहेंगे भैया क्या देखने को मिलेगा, अत्यधिक इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। अपने कई महत्वपूर्ण पुरा स्थलों की खोज की है। मतलब बोल रहे हैं जो ये आपके प्रोफेसर हंसमुख धीरज लाल संकालिया जी हैं, इन्होंने क्या किया है, कई ऐसे इंपॉर्टेंट पुरा स्थल हैं जिनकी खोज इन्होंने की है। आपके ही प्रयासों से भैया डेक्कन कॉलेज पूना, ठीक है, डेक्कन कॉलेज पूना पुरातत्व के क्षेत्र में आज भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि इन्हीं के कारण से, डॉक्टर हंसमुख धीरज लाल संकालिया की वजह से जो डेक्कन कॉलेज पूना में है भैया, ये पुरातत्व के क्षेत्र में आज भी अग्रणी भूमिका, मतलब कि इससे आगे अभी आज तक कोई नहीं जा पाया है। सबसे ज़्यादा अपडेट यही रखता है। आपने पुरातात्विक विभाजन को 3 कालों में प्रस्तुत किया है भैया। कौन कौन से हैं? पहला काल बताया, प्रथम काल उन्होंने 1881 से 1861 से 1902 ईस्वी हुई है। दूसरा काल 1902 से 1944 तथा तीसरा जो है 1944 से 1960। 3 कालों में इन्होंने क्या किया है, पुरातात्विक को विभाजित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप भारतीय पुरातत्व में HD संकालिया, जिसको हम बोलते थे भैया क्या, हंसमुख धीरज लाल संकालिया का योगदान आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राचीन पुरा स्थलों के प्रकार बताइए। तो आप लिखेंगे प्राचीन पुरा स्थलों के उत्खनन के 2 प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रमुख प्रकार बताते हुए लिखते हैं अनुसंधानार्थ उत्खनन। कौन सा? अनुसंधानार्थ उत्खनन। दूसरा है बचाव उत्खनन। प्रथम कोटि में वह उत्खनन आते हैं जो किसी विशिष्ट प्रकार की शोध परियोजना के संदर्भ में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा पहली कोट का उत्खनन है, जिसको हम अनुसंधानार्थ उत्खनन बोलते हैं भैया, इसमें किसी विशिष्ट प्रकार की जब आप शोध परियोजना के संदर्भ में क्या करते हैं भैया, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान के लिए क्या करते हैं भैया, किए जाते हैं। तो हमारा किस में आता है, पहले वाले में आता है। दूसरे कोटि का जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं बचाव उत्खनन, ये भैया इसमें आजकल नगर निर्माण, सड़क तथा सीवर लाइन के निर्णय अथवा नहर की खुदाई, बांध के निर्माण आदि विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप बहुत से पुरा स्थल के अस्तित्व के विनाश की संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो भी इतने कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बोल दीजिए क्या भैया, सीवर लाइन बनवाना, सड़क का निर्माण करवाना, नगर निर्माण के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, नहर की खुदाई करवाना या फिर बांध के निर्माण से क्या होता है भैया, इनसे जो ये सभी परियोजनाएं होती हैं, इनका परिणाम हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसे पुरा स्थल हैं जिनका अस्तित्व क्या हो रहा है भैया, विनाश होता जा रहा है। ये संकट उत्पन्न होता जा रहा है कि ये लगातार खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सब कार्य करवाते हैं तो इन लोगों को ये थोड़ी होता है कि यहाँ पर कुछ निकला, उनको तो अपना काम करना है, वो कर जाते हैं। तो कई ऐसी
चीज़ें जो हैं हमारी मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्राचीन पुरास्थलों के प्रकार आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि पुरातत्व का भूगर्भ विज्ञान से संबंध बताइए। मतलब बोल रहे हैं जो पुरातत्व है इसका भूगर्भ विज्ञान से कैसा संबंध है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे पुरातत्व विज्ञान का भूगर्भ विज्ञान से गहरा संबंध है। पुरापाषाणिक मानव का सांस्कृतिक विकास जिन परिस्थितियों में हुआ है उसकी समग्र जानकारी प्राप्त करने का भूगर्भ विज्ञान एक बहुत ही अच्छा साधन है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी पुरापाषाणिक, ठीक है, पुरापाषाणिक मानव की संस्कृतियां हुई हैं, जो सांस्कृतिक विकास हुआ है जिस तरीके से, और जो परिस्थितियों में हुआ है, जिन परिस्थितियों में हुआ है, अगर आप उनकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो हमारा भूगर्भ विज्ञान है ये एक बहुत ही अच्छे साधन के रूप में हमें देखने को मिलता है। वास्तविकता तो यह है कि मानव के उद्भव एवं विकास के बारे में वैज्ञानिक मत का डार्विन द्वारा प्रतिपादन भूतात्विक अनुसंधानों के कारण ही संभव हो सकता है। मतलब यहाँ पर बोल क्या रहे हैं भैया कि जो वास्तविक तो ये है कि जो मानव के उद्भव एवं विकास के बारे में वैज्ञानिक मत है, ठीक है, मत का डार्विन द्वारा प्रतिपादन किया गया है भैया, उसमें भूतात्विक अनुसंधानों के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, मतलब जो बोल रहे हैं कि डार्विन ने जो मानव विकास का सिद्धांत बताया कि मानव कैसे कैसे विकास हुआ, तो उसमें अगर देखें तो जो भूतात्विक अनुसंधान है इसी के कारण ही इनका यह सिद्धांत प्रतिपादित हो पाया या संभव हो पाया, जिसके बारे में इन्होंने बता पाया। मानव इतिहास के मत के प्रतिपादित, ठीक है, मानव इतिहास के मत के प्रतिपादित हो जाने के पश्चात ही आरंभिक इतिहास की खोज के लिए पुरातात्विकताओं को आगे आना पड़ा। मतलब बोल रहे हैं कि मानव इतिहास की मत के प्रतिपादित हो जाने के कारण, ठीक है, मानव इतिहास का जो मत है उसका जब प्रतिपादन हो गया उसके पश्चात ही क्या हुआ, आरंभिक इतिहास की खोज के लिए, मतलब स्टार्टिंग की इतिहास, मतलब इतिहास कहाँ से शुरू हुआ एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसकी खोज के लिए जो पुरातात्विकता थे वे आगे आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पुरातत्व और भूगर्भ विज्ञान के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया कि अन्वेषण की विधियां बताइए। अन्वेषण की कौन कौन सी विधियां आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया प्रायः सभी विद्वानों ने पुरास्थलों की खोज की विधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने पुरास्थल की खोज की जितनी भी विधियां हुई हैं उनको 2 विधियों में बांटा है। पहला कौन सा है, परंपरागत पुरातात्विक पद्धतियां, ये पहली विधि है, और दूसरा हमारी क्या है भैया, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तो ये अन्वेषण की 2 प्रकार की विधियां बताई गई हैं जिनको आप बता सकते हैं। पहला है परंपरागत पुरातात्विक पद्धति और दूसरा है आपका वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तिथि निर्धारण की सापेक्ष विधि क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तिथि का निर्धारण हम किससे कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा कर सकते हैं, यही प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। तो आप लिखेंगे सापेक्ष तिथि विधियां प्रायः पुरातत्व में आरंभ से ही विशेष प्रचलित रही है। मतलब बोल रहे हैं जो सापेक्ष तिथि विधियां हैं, अगर हम इसको देखें तो ये पुरातत्व में आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएंगी। जब तिथि और वर्षों में जब तिथि सौर वर्षों में ना देकर किसी पुरावशेष तथा घटना के संबंध में दी जाती हैं तब उसे सापेक्ष तिथि कहा जाता है। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि जब कोई भी तिथि हो जिसको हम सौर वर्षों में ना बता करके क्या बोलते हैं भैया, किसी पूरा अवशेष अथवा घटना के संबंध में दी जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, हम सापेक्ष विधि कह देते हैं। जैसे का पूरा अवशेष जो है भैया, खा पूरा अवशेष से प्राचीनतम है। मतलब बोल रहे हैं कि जिसमें हमें क्या पता चलता है कि जो का पूरा अवशेष है वो खा से प्राचीनतम है, लेकिन चा से क्या है भैया, चा से पुरानिध से नवीनतर है। मतलब जिससे हमें ये पता चलता है कि फला मान लीजिए कि कोई भी आपका, एक मिनट, हाँ, आप मान लीजिए कोई पूरा अवशेष आपको आपके सामने आया तो आपने क्या कहा भैया कि जो ये अवशेष है ये पहले वाले से पुराना है
और साथ ही साथ इससे क्या है भैया, नया है। तो इस प्रकार सापेक्ष तिथिक्रम या दो से अधिक अवशेषों अथवा संस्कृतियों की आपस में तुलना पर आधारित होती है। मतलब बोल रहे हैं जो आपकी सापेक्ष तिथिक्रम है ये किस पर होती है, जब आप दो या दो से अधिक पुरावशेषों की क्या करते हैं भैया, तुलना करते हैं, या दो से अधिक संस्कृतियों की तुलना करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है भैया, सापेक्ष तिथिक्रम कहलाता है। किसी पुरा स्थल के उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न आवास कालों के मध्य सापेक्ष संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, तिथि निर्धारण की वृक्ष वलय विधि क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। कि मतलब बोल रहे हैं कोई भी तिथि अगर आप निर्धारित करना चाहते हैं तो वृक्ष वलय विधि के बारे में आपको बताना है, जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। तो आप लिख सकते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अन्य प्रमुख विधि उपयोगी विधि वृक्ष वलय विश्लेषण विधि है। मतलब बोल रहे हैं कि जब वनस्पति विज्ञान आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी विधियां बताई गई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी विधि है, सबसे विश्लेषण वाली विधि है, वो कौन सी है, वृक्ष वलय विश्लेषण विधि है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जिसका निरपेक्ष तिथि निर्धारण में पुरातत्व में सभी उपयोग किया जाता है। मतलब बोले जिसका निरपेक्ष तिथि निर्धारण जो होती है उसमें क्या करते हैं भैया, पुरातत्व में भी इसका उपयोग करते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति की ही भांति वृक्ष वलय विश्लेषण प्रणाली भी पुरातत्व के लिए क्या है भैया, उपयोगी है। सामान्यतया वृक्ष में एक वलय का निर्माण 1 वर्ष में होता है। इन वलयों की गणना के आधार पर काष्ठ, ठीक है, काष्ठ के किसी टुकड़े की तिथि का निर्धारण होता है, लेकिन विभिन्न जलवायु वाले वृक्षों में पाए जाने वाले वृक्षों में वलयों का निर्माण अंतर मिलता है। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप कोई भी वृक्ष काटते हैं, ठीक है, जो कि नहीं काटना चाहिए, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, दूषित होता चला जा रहा है, तो जब आप काटते हैं तो उसमें वलय मतलब कि धारियां आपको बनती कई रंग की दिखाई पड़ती होंगी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो उसमें जो एक धारी बनती है उससे हमें पता चलता है कि 1 वर्ष पुराना वृक्ष है, 2 बनेगी तो 2, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे ऐसे करके बनता चला जाता है। ठीक है, तो इससे हमें उनका निर्माण पता चलता है। हालांकि कुछ पहाड़ी पौधे होते हैं, कुछ अलग पौधे होते हैं जिसमें इनमें अंतर भी पाया जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि एक वहां पे हो सकता है कि 2 वलय में जो है क्या भैया, 2 धारियों में पता चले कि 1 वर्ष बीत रहा हो, तो इस प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वृक्षों की आयु, जलवायु की शुष्कता एवं आर्द्रता आदि का प्रभाव भी वलय के निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप वृक्षों की आयु का निर्धारण करना चाहते हैं तो उसमें जलवायु की शुष्कता और आर्द्रता दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए वलय गणना में उपयुक्त बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब बोल रहे हैं कि इसलिए हम जो है जब भी वलय गणना करते हैं भैया, तो उसमें हम जलवायु की शुष्कता और आर्द्रता का भी ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ बताते हैं लगभग 2000 वर्षों तक तिथिक्रम निर्धारण वृक्ष वलय विधि के रेखांकन यानी ग्राफ के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि लगभग 2000 वर्षों तक के आप तिथि का निर्धारण जो है वृक्ष के वलय के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये 2000 वर्षों तक पुराना है। नवीनतम अनुसंधानों एवं शोधों से ऐसा संकेत मिलता है कि रेडियो कार्बन तिथियों से संभवतः कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारी नवीनतम अनुसंधान है उससे, या फिर आप कर सकते हैं शोध का एक ऐसा संकेत भी मिलता है कि जो रेडियो कार्बन तिथियां हैं उसमें हमें कुछ जो है संशोधन करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियो कार्बन विधि जो है जिसे हम कार्बन 14 बोलते हैं भैया, ये आपको बताना है कौन सी विधि है, ये क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे निरपेक्ष कालानुक्रम निर्धारण में रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली का विशिष्ट महत्व है। पुरातात्विक कालानुक्रम के निर्धारण में इस विधि के अस्तित्व में आ जाने से उल्लेखनीय परिवर्तन आया। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपका निरपेक्ष कालानुक्रम निर्धारण है भैया, इसमें रेडियो कार्बन की जो तिथि प्रणाली है इसका जो है इंपॉर्टेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो पुरातात्विक कालानुक्रम के निर्धारण में इस विधि के अस्तित्व में आ जाने से उल्लेखनीय परिवर्तन आया। मतलब जो बोल रहे हैं कि जो पुरातात्विक कालानुक्रम का निर्धारण है इस विधि के जब ये अस्तित्व में आई, इससे जो है आपको इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। अमेरिका के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेत्ता जी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बिलियर्ड एफ लीवी था। ठीक है, उनको रेडियो कार्बन तिथि प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जाता है। इन्होंने ही क्या किया था भैया, रेडियो कार्बन विधि या तिथि प्रणाली का जो है आविष्कार किया था, जिनसे सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में क्या किया गया था भैया, कार्बन पर आधारित
तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की गई। मतलब बोल रहे हैं कि जिससे सबसे पहले 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित तिथियों का क्या किया गया भैया, निर्धारण की विधि की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये आप कार्बन 14 के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, कार्बन 14 या रेडियो कार्बन के बारे में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पुरा स्थल, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि पुरा स्थल श्रृंगवेरपुर, ठीक है, श्रृंगवेरपुर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो आप लिखेंगे भैया श्रृंगवेरपुर जो है एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ रोड पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जब आप लखनऊ रोड से जाएंगे और प्रयागराज से जब आप लखनऊ वाला रोड पकड़ेंगे तो वहाँ से आपको जो है 45 किलोमीटर की दूरी पर आपको श्रृंगवेरपुर देखने को मिलेगा, जो कि एक पर्यटक स्थल है। वर्तमान में सिंगरौर, ठीक है, क्या सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय के सिंगवेर नाम से परिज्ञात है। मतलब बोल रहे हैं जो आप श्रृंगवेरपुर का नाम सुनते थे वह आपको अब नाम नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो नवीन नाम है, नया नाम है जिससे यह प्रचलित है, उसका नाम है सिंगरौर। ठीक है, क्या नाम है, सिंगरौर, इसी के नाम से यह परिचित है। स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर यही वह जगह है जहां भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। मतलब बोल रहे हैं कि जब आप प्राचीन कथाओं को पढ़ते हैं, प्राचीन लोक कथाओं को पढ़ते हैं, तो उससे आपको यह पता चलता है कि जो भगवान राम थे वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में गंगा नदी को सबसे पहले यहीं पर पार किया था। सिंगवेरपुर प्रयागराज के पास स्थित भ्रमण स्थल में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब बोल रहे हैं जब आप प्रयागराज जाएं तो कभी भी वहां पर श्रृंगवेरपुर जरूर जाएं, क्योंकि उसके पास सबसे बढ़िया घूमने वाली जगह अगर देखें तो भ्रमण स्थलों में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन से इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। मतलब बोल रहे हैं कि डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन पर उन्होंने ही उस समय की अध्यक्षता की थी और उन्हीं के निर्देशन के अकॉर्डिंग ही क्या किया गया था भैया, उस स्थल की जो है उत्खनन किया गया था। तो आई होप आपका ये सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।